इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आयनन विभव। क्या है आयनन विभव, आयनन ऊर्जा? आपको बता दें कि सबसे पहले कि ये जो टॉपिक है ये रासायनिक बंधन, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक यानी 11th क्लास के 3 चैप्टर्स और 12th क्लास के 3 चैप्टर्स से रिलेटेड है। अगर आप इस क्लास को अच्छे से समझकर करते हैं तो तीनों चैप्टर में आपको हेल्प मिलेगा, बाकी आप पढ़कर देखें। चलिए, आयनन विभव। आयनन विभव पहले होता क्या है, ये पहले आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दें कि आयनन विभव होता क्या है। सोडियम, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और 11 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बात समझाने का प्रयास करता है कि प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्ष में 8 और तृतीय कक्ष में 1। 2 का मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, 8 का मतलब ये द्वितीय कक्ष में 8 और तृतीय कक्ष में। आपको बता दें कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और नाभिक पर धनावेश। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित आकर्षण बल से नाभिक से बंधा होता है। ये बात अलग है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक होता है वो ज्यादा आकर्षण बल से बंधा होता है, जो सबसे ज्यादा दूरी पर होता है वो सबसे कम आकर्षण बल से, लेकिन आकर्षण बल से बंधा होता ही है। तो आपको समझना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे कम ऊर्जा लगेगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे अधिक। तो क्या है आयनन विभव, क्या है आयनन ऊर्जा? अब परिभाषा सुनेंगे तो आपके दिमाग में ठहरेगा। किसी गैसीय अवस्था में स्थित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। फिर से, किसी गैसीय अवस्था में स्थित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। सवाल उठता है कि बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा क्यों लगा? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित आकर्षण बल से बंधा है और आप इस बल के विरुद्ध, इस आकर्षण बल के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं जबकि नाभिक इसको अंदर आकर्षित कर रहा है। तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध आप जितना ऊर्जा खर्च कर दीजिएगा उसी खर्च ऊर्जा का नाम केमिस्ट्री के दुनिया में आयनन ऊर्जा है। सवाल उठता है कि इसका नाम आयनन ऊर्जा क्यों पड़ा? तो जरा समझ के तो देखिए कि आपने क्या किया। आपने किया क्या? एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालकर उसको आयन में बदल के रख दिया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन 2 8 1 था और अब वो 2 8 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन घटकर 1 कम हो गया। तो यहां पर आपने एटम को आयन में बदलने में, परमाणु को, उदासीन परमाणु को आयन में बदलने में जितनी ऊर्जा खर्च किया उसी खर्च ऊर्जा का नाम आयनन ऊर्जा है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा है। तो किसी उदासीन परमाणु से आयन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी का नाम है आयनन ऊर्जा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब थोड़ा सा एक चीज और, अगर किसी उदासीन परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहां जो ऊर्जा खर्च होती है उसे कहते हैं क्या? प्रथम आयनन विभव। तो यहां पर एकल धनात्मक आयन का निर्माण हुआ। अब इस एकल धनात्मक आयन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ जो आवश्यक ऊर्जा होगी, खर्च ऊर्जा होगी, वो द्वितीय आयनन विभव कहलाएगी। और अगर द्विधनात्मक आयन से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे तृतीय आयनन विभव कहेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि प्रथम बार में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उदासीन परमाणु से, लेकिन द्वितीय बार में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एकल धनात्मक आयन से, उससे जिसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, देख सकते हैं। और तीसरे राउंड में द्विधनात्मक आयन से, जहां पहले से 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो सबसे ज्यादा आपको बता दें कि ऊर्जा कौन सी होगी? IP3 होगी, यानी कि एकल धनात्मक आयन की अपेक्षा द्विधनात्मक आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी होगी। मतलब प्रथम आयनन विभव का मान कम होता है द्वितीय आयनन विभव से और द्वितीय आयनन विभव का मान कम होता है तृतीय आयनन विभव से। तो ये इसका क्रम है। अब आपको बता दें कि आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लीजिए। आयनन विभव को किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में मापा जाता है। अब आयनन विभव को प्रभावित करने वाले
कारक का आप अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला कारक आपके सामने आ चुका है। दो एटम आपके सामने है, दो परमाणु आपके सामने है, एक परमाणु ए है और एक परमाणु बी। ध्यान से देखिए और बताइए, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी। तो जो आकार में बड़ा है वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले और जो आकार में छोटा है वहां से अगर उससे निकाले तो किसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में? ए से। कारण है कि आकार छोटा होगा तो ज्यादा आकर्षण बल से बंधा होगा तो ज्यादा ऊर्जा लगेगा। ज्यादा ऊर्जा का सेंस क्या है कि ज्यादा आयनन विभव का मान आएगा। जबकि आकार बड़ा होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक होगी, कम आकर्षण बल से बना रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा लगेगी। तो आप क्या देख पाए, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि आकार कम तो आयनन विभव अधिक, आकार अधिक तो आयनन विभव कम। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में सेट कर लिए तो एक स्पष्ट फ्रेश एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पूरे इस पीरियोडिक टेबल से। आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा, किसी भी वर्ग में, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। और आकार बढ़ने का कारण है कि आने वाला तत्व जो है एक नए कक्ष को लेकर उपस्थित होता है। तो लगातार ये हाइड्रोजन का आकार है, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रबेडियम का। तो आप देख पा रहे हैं तो इस 5 में सबसे बड़ा आकार किसका होगा? तो सबसे कम आयनन विभव किसका होगा? रबेडियम। और सबसे अधिक आयनन विभव हाइड्रोजन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप इस वर्ग में बता दिए तो आप हाइड्रोजन परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बता दीजिए सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? फ्लोरीन, जो आकार में सबसे छोटा होगा। आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम सेकेंड वर्ग में बताइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में सबसे अधिक आयनन विभव बेरिलियम। ऑक्सीजन परिवार में बताइए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलैनियम, सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? नाइट्रोजन परिवार में बताइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसपी, बिस्मथ, नाइट्रोजन परिवार में तो सबसे अधिक आयनन विभव क्यों होगा? क्योंकि आकार सबसे छोटा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका आयनन विभव को प्रभावित करने वाला पहला कारक, परमाणुविक आकार। एक लाइन का निष्कर्ष निकला, परमाणुविक आकार बढ़ता है तो आयनन विभव का मान घटता है। यानी आयनन विभव परमाणुविक आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा कारक है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, यहां 2 परमाणु दिखाया गया है आपको समझने के लिए। 2 परमाणु है, एक परमाणु है ए और एक परमाणु है बी। लगभग दोनों आकार में बराबर लग रहा है, लेकिन एक के नाभिक पर जाकर देखिए +9 है और एक के नाभिक पर देखिए +10 है। तो आकार जब लगभग बराबर है और नाभिक पर आवेश +9 और +10 है तो कौन ज्यादा आकर्षण बल से बना रहेगा? +10 वाला ज्यादा आकर्षण बल से, ज्यादा नाभिकीय आवेश रहेगा तो निश्चित है कि ज्यादा आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन बना रहेगा। तो अब बताइए किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा? बी वाले को। ए वाले की अपेक्षा बी वाले यानी कि नाभिकीय आवेश अधिक है तो ज्यादा आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन बना रहेगा, ज्यादा ऊर्जा खर्च करवाएगा। तो बी के आयनन ऊर्जा का मान अधिक और ए के आयनन ऊर्जा का मान कम। तो इसमें क्या एक लाइन का निष्कर्ष निकला कि नाभिकीय आवेश आयनन विभव के समानुपाती होता है। जितना अधिक नाभिकीय आवेश होगा उतना अधिक आयनन विभव होगा। यानी जिसका नाभिकीय आवेश अधिक उसके आयनन ऊर्जा का मान अधिक। ऑन है ना? ये चलिए अब बता रहे हैं आप लोग को तीसरा कारक। तीसरा कारक है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले थोड़ा चलिए जल्दी से बताइए उपकक्ष कौन कौन होता है? एस, पी, डी, एफ। एस में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन, पी में, डी में, एफ में। तो एस, पी, डी, एफ के लिए पूर्ण भरा हुआ कितना होना चाहिए? 2, 6, 10, 14, लेकिन आधा, हाफ फिल। एस के लिए हाफ फिल, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी उपकक्ष के लिए फुल फिल और हाफ फिल समझ रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि विन्यास 3 तरह का होता है, कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह का होता है। एक फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और पार्शियली फिल्ड। मतलब पूरा भरा हुआ, अर्ध भरा हुआ और आंशिक भरा हुआ। मतलब इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए
P के लिए बात कर रहे हैं। 2p6 को क्या कहेंगे? पूर्ण भरा हुआ। 2p3 को, और आंशिक किसको किसको कह सकते हैं? इस दोनों को छोड़कर जो भी रहेगा आंशिक। तो 2p2 आंशिक, 2p1 आंशिक, 2p4 आंशिक। अगर आप P पर समझ गए तो आप D पर भी समझ सकते हैं। D के लिए पूर्ण भरा 10, आधा, और आंशिक, तो इसमें सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? पूर्ण भरा हुआ। पूर्ण भरा हुआ उपकज सबसे अधिक स्थायी होता है, अर्ध भरा हुआ उपकज उससे कम, और आंशिक रूप से भरा हुआ सबसे कम। तो जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा लगेगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करवाएगा। तो बताइए इस चारों में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा? 4f14। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण भरा हुआ उपकज है, और पूर्ण भरा हुआ उपकज से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे अधिक ऊर्जा लगेगी। अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप बताएंगे 2p3, 2p2, 2p6 और लास्ट है ऑल। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए आयनन विभव का मान सबसे न्यूनतम होगा, सबसे कम ऊर्जा लगेगा? तो सही जवाब है 2p2। ये है पूर्ण भरा हुआ, सबसे ज्यादा लगेगा, उससे कम 2p3 और सबसे कम। तो इस तरह से आपका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कारक समाप्त हुआ, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था कि पूर्ण भरा हुआ उपकज सबसे अधिक स्थायी, अर्ध भरा हुआ उससे कम, और आंशिक भरा हुआ सबसे कम। अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो जल्दी से बताइए NF7 पूर्ण भरा हुआ है कि अर्ध भरा हुआ? और NF14 और NF7 में कौन अधिक स्थायी? NF14। नेक्स्ट कारक है भेदन क्षमता। भेदन क्षमता। ये भेदन क्षमता क्या है? पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि चौथे कक्ष में 4 उपकक्ष होता है, 4s, 4p, 4d, 4f। अब आप ही बताइए कि आपके नज़र में, आपके दिमाग में ये बात फिट है कि चारों की दूरी बराबर है, इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो आपको तो यही ना लगेगा कि सबकी ऊर्जा लगभग बराबर है, मतलब सब बराबर दूरी पर है, सब बराबर आकर्षण बल से बंधा है, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगेगा? तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ मिलने वाला है। और ये क्या कह रहा है कि मतलब भेदन क्षमता के कॉन्सेप्ट में आप जान लीजिए कि उपकक्ष 4 तो होता है, लेकिन सबसे नज़दीक इसको माना जाता है, उससे अधिक दूरी पर, उससे अधिक दूरी। जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल समझ से आप यही समझते हैं कि सबकी दूरी लगभग बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एस उपकक्ष नाभिक से सबसे नजदीक माना जाता है, पी उससे दूरी पर, डी उससे दूरी पर, एफ। तो बताइए सबसे ज्यादा आकर्षण बल से कौन बंधा रहेगा? एस। तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालने जाइएगा नाभिक के आकर्षण बल को भेद कर, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगा, और एफ से निकालिएगा तो सबसे कम। तो अगर आप समझ गए तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से किस विन्यास के लिए आयनन विभव का मान सबसे कम होगा? 3D। सबसे अधिक होगा 3s। समझ गए? तो ये था आपका भेदन क्षमता, यानी कि एस उपकक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालना पी उपकक्ष से अधिक कठिन होता है, यानी एस उपकक्ष ज्यादा आकर्षण, एस उपकक्ष का इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण बल से बंधा होता है पी उपकक्ष की अपेक्षा, और डी उपकक्ष का जो है एफ उपकक्ष की अपेक्षा ज्यादा बंधा होता है। और डी और पी में कौन ज्यादा? पी। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा समझने लायक है, और वो है आवरण प्रभाव। ये 5वां कारक है जो एकदम नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है, और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान से इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के प्रभाव को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आवरण प्रभाव होता क्या है, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, तब हम इसके प्रभाव को पढ़ेंगे। और ये स्क्रीन क्या है, आवरण क्या है, क्या चीज के स्क्रीन का बात हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आइए सभी स्टूडेंट, पहले जिसके पास जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और जल्दी से आवर्त सारणी अपने सामने निकाल कर रख लीजिए ताकि आप समझ सकें। आवर्त सारणी सामने रखना जरूरी है, तो हमारा बात आप समझ पाएंगे जितना जल्दी। परमाणु संख्या 21, स्कैंडियम पर अपना फिंगर रखिए। स्कैंडियम परमाणु संख्या 21,
स्कैंडियम। और आप जब भी आवर्त सारणी का चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखें तो आप अपने साथ आवर्त सारणी जरूर रखें, तो समझ में अच्छे से आएगा। देखिए स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देख पा रहे हैं 3p6, 4s2 और 3d1। इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम यहाँ दिखा रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। जल्दी से बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितना? 8। इसमें कितना है? 9। और इसमें कितना है? 2। स्कैंडियम से थोड़ा सा आगे बढ़िए, बगल में है टाइटेनियम। आप ही बताइए क्या होगा? 3d1 की जगह क्या हो जाएगा? 3d2। तो इलेक्ट्रॉन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3d2 कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है? देखिए नया इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, ठीक है, ये नया इलेक्ट्रॉन है आपके लिए, यहाँ इंसर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अब टाइटेनियम के ठीक बगल में चलिए, एक और नया इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर उसके बगल में चलिए क्रोमियम, 3d5 हो जाता है, सीधे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3d5 हो जाता है। फिर आयरन 3d6, फिर बल्कि मैग्नीज में 3d5 ही रहता है। उसके बाद आयरन 3d6, फिर उसके बाद आयरन के जस्ट बाद कोबाल्ट 3d7, फिर निकेल 3d8, कॉपर जैसे ही जाते हैं 3d10। तो जरा ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, स्कैंडियम से धीरे धीरे हम आगे गए जिंक की ओर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पता लगाइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? बाहरी कक्ष में जा रहा है? बाहरी कक्ष से एक अंदर के कक्ष में जा रहा है। और अंदर के कक्ष में जाने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का जमाव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का एक जबरदस्त स्क्रीन तैयार हुआ है स्कैंडियम से धीरे धीरे जिंक में आने में। एक एक इलेक्ट्रॉन लगातार 3D में प्रवेश होते होते इतना इलेक्ट्रॉन का जमा हो गया। और इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एक आवरण तैयार होगा। इसी को बोल रहे हैं आवरण, इलेक्ट्रॉन का आवरण। ये इलेक्ट्रॉन का आवरण ऋण आवेशित है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। तो ये भी ऋण आवेशित, और बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन भी ऋण आवेशित। पता है माइनस माइनस में क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाता है बाह्यतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में, तो ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलने लगता है। और दूर ढकेलने का कारण क्या है कि ये जो आवरण तैयार हुआ है ऋण आवेशित होता है। ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को जब दूर ढकेलता है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। और जब परमाणु का आकार बढ़ जाता है तो ये नाभिक जितना आकर्षण बल से इसको आकर्षित अब कर रहा था, अब आकर्षित नहीं कर पाता है, करता है लेकिन कम। तो जब कम आकर्षण बल से आकर्षित करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा और आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट आवरण प्रभाव का इस प्रकार से है। जब बाह्यतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन का एक आवरण तैयार हो जाता है। और इस आवरण के कारण ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है, जिससे परमाणु के आकार में वृद्धि हो जाती है और नाभिकीय आकर्षण बल के प्रभाव में कमी हो जाती है। तो नाभिकीय आकर्षण बल जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, उसके प्रभाव में कमी आना ही आवरण प्रभाव है। जितना जबरदस्त स्क्रीन तैयार होता है उतना ज्यादा वो प्रतिकर्षित करता है बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को, और उतना ज्यादा दूरी होने के कारण ये नाभिकीय आकर्षण बल कम प्रभावी होता है। और इस तरह आयनन विभव का मान क्या हो जाता है? कम। तो जितना ज्यादा मजबूत स्क्रीन तैयार होगा, यानी इस आवरण जितना जबरदस्त होगा, उतना ज्यादा आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये परमाणु के आकार में वृद्धि कर देगा। तो ये था आपका आयनन विभव का ये क्लास। इसमें हम वर्ग और आवर्त में भी अभी परिवर्तन बताएंगे। पहले शुरू से देख लिया जाए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। आयनन विभव, किसी गैसीय विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयनन विभव। आयनन विभव को आईपी या आई द्वारा सूचित करते हैं। आयनन विभव को किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में मापा जाता है। प्रथम आयनन विभव क्या है? प्रथम आयनन विभव क्या है? जब गैसीय विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे प्रथम आयनन विभव कहेंगे। जब एकल धनात्मक आयन से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे द्वितीय आयनन विभव कहते हैं। जब द्विधनात्मक आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तृतीय आयनन विभव। और अब ये बात बताया गया है कि प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव से कम होता है, द्वितीय आयनन विभव का मान तृतीय आयनन विभव से कम होता है। अब यहाँ पर
आयनन विभव को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं जो आपके सामने है: परमाणविक आकार, नाभिकीय आवेश, बाह्यतम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भेदन क्षमता और आवरण प्रभाव। तो यहाँ सबसे पहला परमाणविक आकार, जो आप अपने माइंड में रख चुके हैं कि परमाणविक आकार अधिक होगा तो आयनन विभव कम होगा, यानी उल्टा का संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में सेट हो चुका है कि नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता है आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताए कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष अर्ध भरे हुए उपकक्ष से अधिक अस्थायी होता है और अर्ध भरा हुआ उपकक्ष आंशिक रूप से भरे हुए उपकक्ष से अधिक अस्थायी होता है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो इस सवाल का तुरंत जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन से विन्यास के इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 4f14, 4f5, 4f7, तो क्या होगा? क्योंकि ये पूर्ण भरा हुआ है। अब बात करते हैं भेदन क्षमता। एस उपकक्ष नाभिक से अधिक निकटतम दूरी होता है, पी उपकक्ष की दूरी एस उपकक्ष से अधिक निकट होती है, मतलब पी उपकक्ष अधिक दूरी होती है बल्कि, और इसलिए एस उपकक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा खर्च होता है। किसके अपेक्षा? पी उपकक्ष के अपेक्षा। तो ये है ऊर्जा नाभिक से निकटतम दूरी का क्रम, और ये साथ साथ सबसे अधिक आकर्षण बल से कौन बना होता है? एस, उससे कम और सबसे कम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आकर्षण बल से एस उपकक्ष का इलेक्ट्रॉन बना होता है, पी का उससे कम, डी का उससे कम। तो जल्दी से बताइए अगर समझ में आए तो, निम्नलिखित में से कौन से उपकक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होती है? तो जो सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा 3s, और सबसे कम ऊर्जा किसमें लगेगी? 3d। आवरण प्रभाव। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक अंदर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। जो हमने अभी समझाया जस्ट कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन का एक आवरण तैयार हो जाता है, जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो इस बात को यहाँ पर दिखाते हुए समझाने का प्रयास किया गया है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन का एक आवरण तैयार हो जाता है, जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल के प्रभाव को क्या करता है? कम कर देता है। यही प्रभाव आवरण प्रभाव कहलाता है। और आवरण प्रभाव जो होता है वो आयनन विभव के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आयनन विभव व्युत्क्रमानुपाती होगा आवरण प्रभाव के। अब वर्ग में आयनन विभव का परिवर्तन, वर्ग में आयनन विभव का परिवर्तन हम अभी समझाने के क्रम में ही समझा दिए हैं, जो आप सभी स्टूडेंट अब अच्छे से समझ लेंगे। जैसा कि हमने बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक आकार में क्या होती है? वृद्धि। अगर जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं कि वृद्धि कैसे होती है तो आप थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1, तो इसका है 2s1, इसका है 3s1, इसका है 4s1, 5s1, 6s1। इसका क्या मतलब है? इसके नाभिक के साथ एक कक्ष होगा, इसके नाभिक के साथ 2 कक्ष होगा, इसके नाभिक के साथ 3 कक्ष होगा, और इसके नाभिक के साथ 4 कक्ष होगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे कक्ष की संख्या बढ़ेगी, और कक्ष की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित है कि आकार क्या होगा? और जैसे ही आकार में वृद्धि होगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा और आयनन ऊर्जा का मान कम। तो किसी भी वर्ग में, हम एक वर्ग में समझा रहे हैं, आप सभी वर्ग में समझ लीजिए कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणुविक आकार में वृद्धि होगी तो आयनन विभव के मान में क्या होगी? कमी होगी। तो आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में कमी होती जाती है, क्योंकि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक आकार में वृद्धि होती जाती है, जिसके फलस्वरूप बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसलिए आयनन विभव के मान में क्या हो जाती है? नेक्स्ट, आयनन विभव। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे कम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे कम आयनन विभव किसका होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे कम आयनन विभव, तो आयोडीन। सबसे बड़ा आकार किसका होगा? आयोडीन। सबसे छोटा आकार, तो आयनन विभव सबसे उच्च होगा फ्लोरीन और सबसे कम होगा आयोडीन। तो आवर्त में आयनन विभव का परिवर्तन आप पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को। तो आपके सामने आवर्त सारणी का दूसरा आवर्त, सेकेंड पीरियड का सारा एलिमेंट आ चुका है। लिथियम बेरिलियम, आप लिथियम बेरिलियम बोरॉन बोलते हैं,
तो यहाँ पर देखिए बेरिलियम नहीं आया है, बोरॉन पहले आ गया है, बेरिलियम बाद में। यहाँ देखिए ऑक्सीजन पहले आ गया है नाइट्रोजन से। तो कारण है दो जगह अपवाद है, एक्सेप्शन है आयनन विभव के ट्रेंड में। इसको समझते हैं, पहले शुरू से समझ लीजिए। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, बोलिए 1s2 2s1। यहाँ पर अब बेरिलियम का बताइए 2s2। यहाँ बताइए बोरॉन का 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6। क्या देख पा रहे हैं, नाभिक के साथ साथ कितने कक्ष वर्तमान है? सिर्फ 2 कक्ष। क्या वर्ग जैसा हो पा रहा है? वर्ग में लगातार आने वाला तत्व एक नया कक्ष लेकर आ रहा था। इसमें 1 कक्ष था, इसमें 2 कक्ष, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। क्या ऐसा इसमें है? ऐसा है? यहाँ से यहाँ तक के तत्वों के पास कितना कक्ष है? केवल 2। तो यहाँ नाभिक के बाद फिर से 2 ही कक्ष मिलेगा, 2 ही कक्ष मिलेगा। यहाँ भी नाभिक के बाद 2 ही कक्ष मिलेगा, यहाँ भी नाभिक के बाद 2 ही कक्ष मिलेगा। तो हम क्या समझाना चाहते हैं आपको? हम ये समझाना चाहते हैं कि देखिए वर्ग की तरह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नया तत्व कक्ष लेकर उपस्थित नहीं हो रहा है, पहले से वर्तमान कक्ष में ही इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, पहले से वर्तमान कक्ष में। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ रहा है। नाभिकीय आवेश लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लगातार बढ़ने से नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता है तो क्या होता है? आयनन विभव का विमान क्या होता है? बढ़ता है। यही कारण है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कुछ अपवाद के बावजूद आयनन विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ रहा है, कक्ष की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो लगातार आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। अब समझिए कि यहाँ अपवाद क्यों आया? बेरिलियम क्यों पहले आ गया, बोरॉन बाद में क्यों? यहाँ ऑक्सीजन पहले क्यों आ गया? जबकि आकार में पता है कौन बड़ा है? बेरिलियम ही आकार में बड़ा है, और बेरिलियम का ही आयनन विभव। और आप लोग अभी पढ़े क्या है कि जिसका आकार अधिक होगा उसका आयनन विभव कम होगा। यहाँ देखिए आकार भी अधिक और आयनन विभव भी अधिक। क्यों अधिक? जवाब आप समझने की क्षमता आप में आ गया है, ध्यान दीजिए। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए 1s2 2s2 2p1। और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए 1s2 2s2। अब आप बताइए यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? 2p से। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? कौन नाभिक से ज़्यादा नजदीक होगा? 2s। कौन ज़्यादा आकर्षण बल से बंधा होगा? 2s ज़्यादा आकर्षण बल से बंधा होगा 2p के अपेक्षा। यही कारण है कि बेरिलियम का आकार बड़ा होने के बावजूद इसी के आयनन विभव का मान उच्च हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? 2s। 2s उपकक्ष ज़्यादा नाभिक से नजदीक होगा, ज़्यादा आकर्षण बल से बंधा होगा। यही कारण है कि बेरिलियम का आयनन विभव अधिक हो गया, किससे? बोरॉन से। अब यहाँ पर आइए क्या 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 दिक्कत है, सामने आ जाएगा। बताइए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए 2p4। और नाइट्रोजन का बताइए 1s2 2s2 2p3। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? यहाँ कहाँ से निकलेगा? 2p3 और 2p4 में। जल्दी से बताइए कौन सबसे ज्यादा स्थायी? क्यों? अर्ध भरा हुआ उपकक्ष आंशिक रूप से भरे हुए उपकक्ष से क्या होता है? और जो जितना ज्यादा स्थायी होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए 2p3 के आयनन विभव का मान उच्च होगा, किससे? 2p4 से। यही कारण है कि नाइट्रोजन के आयनन विभव का मान उच्च हो गया, किसके? ऑक्सीजन से। जबकि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का आकार ऑक्सीजन से बड़ा होता है, लेकिन आयनन विभव नाइट्रोजन का ही अधिक होता है ऑक्सीजन से। क्यों? तो पूरा जवाब इस प्रकार से है कि नाइट्रोजन का बाह्यतम विन्यास 2s2 2p3 है और ऑक्सीजन का बाह्यतम विन्यास 2s2 2p4 है। 2p3 विन्यास ज़्यादा स्थायी होता है 2p4 से, क्योंकि अर्ध भरा हुआ है और वो आंशिक भरा हुआ है। यही कारण है कि नाइट्रोजन के आयनन विभव का मान ऑक्सीजन से अधिक होता है। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास, जो हमने आयनन विभव और आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक तथा साथ ही साथ वर्ग में और आवर्त में आयनन विभव का परिवर्तन का अध्ययन किया। अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से ये वीडियो लेक्चर समझ में आया
तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने में हेल्प करें। थैंक यू।